साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 50 मिनट शो में। आज हम बात करेंगे मैथ्स के वैसे महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में आपके आने वाले होंगे। जी हाँ, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस सवाल का आपको उत्तर भी साथ ही साथ बताते चलना है और शेयर कर देना है सेशन को। सवाल है कि राम धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। अगर मैं कहूं कि अनुकूल अगर ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है और प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो आप यहां से बता सकते थे कि इसकी अनुकूल चाल क्या होगी। चूंकि 20 किलोमीटर 2 घंटे में गया है तो इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है तो इसकी चाल जो होगी प्रतिकूल की दूरी बटा समय यानी 4/2 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपसे कह रहा है कि धारा की चाल कितनी है, तो धारा की निकालने के लिए आप जानते हैं कि अगर आपको अनुकूल चाल बताया जाए यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड बताया जाए, प्रतिकूल चाल बताया जाए यानी अप स्ट्रीम की स्पीड बताई जाए, तो धारा की चाल निकालने के लिए बस आपको दोनों को घटाकर 2 से भाग लगा देना है। यानी आप कहेंगे 8/2, ये सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट उत्तर होगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अगर वहीं पे वो शांत जल में नाव की गति पूछा होता तो हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देते। एक्चुअल में ये B + C है यानी बोट प्लस धारा है, और ये हमारे पास B - C है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे वहां से भी हम C का मान निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल के पास बात करते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या को 342 से विभाजित करने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, जब उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। अब जरा इस ऐसे सवालों में आपको देखना होता है कि जो पहले आप जिससे विभाजित कर रहे थे और अब जिससे आप विभाजित कर रहे हैं, क्या इसका ये गुणनखंड है क्या, मतलब ये 19 से ये पूरा कट जाता है क्या। अगर कट जाएगा तो आप संख्या 47 मान सकते हैं। जरा मैं देखूं तो 19 से कब 19 8 152 कट जा रहा है, गुणनखंड है। तो बस आपको 19 से विभाजित उस संख्या को करनी थी, आप बस शेषफल को विभाजित कर दीजिए। तो 19 को अगर 47 से भाग लगाएंगे तो 19 दूनी 38, 38 जब होगा तो शेषफल हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे बात करते हैं। दूसरे नंबर सवाल के बाद तीसरा नंबर सवाल उम्र से संबंधित सवाल है, इसे आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है, पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 6 गुनी है। सर यहां भी 6 गुनी, यहां भी 6 गुनी, यहां भी 6 गुनी है, ठीक है। 4 वर्ष बाद, अगर 4 वर्ष बाद यहां पे कहूं तो ये 10 होगा, एक 40 होगा। ये हमारे पास 11 और 46 होगा, और ये हमारे पास 8 और 28 होगा। तो कह रहा है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी पिता की जो आयु है। तो पिता की आयु 4 गुनी किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमारे पहला ऑप्शन में दिख रहा है। यानी हम कह देंगे कि इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप रेशियो भी मानकर बना सकते हैं या आप इसे एक्स के थ्रू भी बना सकते हैं। बेहतर होता आप ऑप्शन को यूज करते। चौथे सवाल में कह रहा है 3 सेक्शन में अभ्यर्थियों की संख्या 2 3 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक सेक्शन में 18 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो यह अनुपात 8 11 14 हो जाता है। पहले ये रेशियो था 2 3 14, 2 3 4, और अब क्या कह रहा है आपसे कि सब में 18 18 बढ़ जाते। तो अगर 18 18 बढ़ जाते तो सवाल कह रहा है कि रेशियो जो हो जाता वह 8 11 और 14 हो जाता। हम 3 रेशियो को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, यही 2 रेशियो को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यही 2 रेशियो को सॉल्व करूं तो हमें पता है या तो हमें x मानना होगा, या दोनों में जब आपने सेम जोड़ा है तो रेशियो के अंतर को सेम करना होगा। यहाँ पे अंतर 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे अंतर 1 का है। तो 3 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 और 9। अब ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप कह सकते हैं कि 6 रेशियो से सर 8 रेशियो हुआ है, यानी 2 रेशियो बढ़ा। 2 रेशियो क्यों बढ़ा, क्योंकि 18 बढ़ा, यानी 2 रेशियो का मान 18 है। तो कह रहा प्रारंभ में तीनों सेक्शन में अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी। अब जरा गौर करिए, अगर आपने यहाँ पे 3 से गुणा किया था तो इसमें भी 3 से गुणा करना होता। अब आप कह सकते हैं सर
जो शुरुआत में संख्या थी वह 6, 9, 15, 15, 12, 27 थी, यानी 2 का वैल्यू 18 है, आपसे 27 का वैल्यू पूछ रहा है। आप दिख रहा है 1 रेशियो का मान 9, तो 27 रेशियो के लिए 9 से गुणा करेंगे, 27 9 243, यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो हम इस सवाल को इस तरीके से बना सकते थे, या आप 2x और 3x भी मानकर इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अगले सवाल की बात करूं, 5वें नंबर सवाल, जरा देखिए सवाल को और आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को एक बार आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि सर हमने सेशन को लाइक कर दिया है। सवाल क्या कह रहा है कि P एक खिलौना Q को 40% लाभ पर बेचता है और Q इसे R को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि R खिलौने के लिए 539 रुपए का भुगतान किया है। मान लीजिए P ने X में खरीदा था तो 40% लाभ पर बेचा होगा, यानी 140/100 में बेचा होगा। अच्छा, इतना में कौन खरीदा है, Q ने खरीदा है, और Q ने जो खरीदा है इसने 10% लाभ पर बेचा है, यानी 10% बढ़ाकर बेचा होगा, यानी Q ने इतना में बेचा होगा। इसका मतलब है कि R ने इतना में खरीदा होगा, और सवाल में तो कह रहा R ने खरीदा कितना में है, 539 में। तो P ने कितना में खरीदा, यानी X का बेसिकली मान आपसे पूछा गया है। अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करूं तो 00 से ये हमारा कटते हुए दिख रहा है, 14 से कट रहा है क्या, पहले तो मैं 11 से काट लेता हूं। 11 चौक 44, 11 9 99 कट रहा है, 7 से 2 हो रहा है, 7 से 7 हो रहा है, 2 से हमारा ये 50 हो रहा है, यानी x का जो वैल्यू आया वो 50 सत्तेईस 350 आया, यानी आपका उत्तर ऑप्शन से क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी बड़ी आसान था, आप यहाँ पे 100 रुपए भी मानकर इस सवाल का उत्तर ला सकते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं दोस्त। अगला सवाल है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, तो 3 साल है और 8% है साधारण ब्याज, 8 या 24% बनेगा। उसी राशि पर 7 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, तो अगर 7 वर्ष और 8% है तो यहाँ पे साधारण ब्याज 56% बनेगा। कह रहा है इससे 9120 रुपए कम है। अच्छा, आपको ये कितना कम दिख रहा है, आपको ये 32% कम दिख रहा है, और 32% की वैल्यू क्या दे रखी है, 9120 दे रखी है। तो आपसे कह रहा है राशि, आप जानते हैं मूलधन 100% होता है, 100% का मान आपको यहाँ पे निकालना था। आप यहाँ पे बेसिकली 9120 को 100 से गुणा करके और 32 से भाग लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जरा काटते हैं, 8 से ये कटा 4, 8 से 11 8 88 और 4 8 32 जीरो, भाई 1180 आया, फिर 4 से भी कट जाएगा। हाँ 4 से, मैं तो 8 से कट रहा था ना, 8 11 88, वही तो कहूं मैं, रुक जाएंगे। 8 से कटा है 11 8 88, 3 2 8 चौका 32 जीरो कट रहा था। फिर 4 से अगर मैं काटूं तो 4 से भी कटते हुए दिख रहा है मुझे, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 2 4 5 20। जब 100 गुणा कर रहे हैं तो ये 28,500 रुपया आ रहा है, यानी हमारा सही उत्तर ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही आसान प्रश्न था। आगे बात करते हैं 7वें नंबर सवाल पे। तो 18 संख्याओं का औसत 50 है, यदि एक संख्या को हटाया जाता है। अगर मान लेते हैं कि औसत 50 था, अगर आप 50 ही हटाते तो वैसे स्थिति में औसत नहीं बदलता, लेकिन क्या हुआ है, शेष संख्याओं का औसत 43 हो चुका है, मतलब औसत 7 घट गया है। कितनी संख्याओं में, तो एक संख्या कम कर दिया है, तो 17 संख्याओं का औसत 7 घट गया है, यानी टोटल कितना घटा है, 119 घटा है। इसका मतलब जो गया है, जिसको निकाला गया है, वह औसत से इतना ज्यादा होगा, क्योंकि इतना कम हो गया है, यानी इतना ज्यादा गया होगा, तो 119 और 50 169 हो गया, यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले योगफल 18 गुणे 50 था, अब योगफल 17 गुणे 43 था, घटा देंगे तब भी आपको वो हटाई गई संख्या पता चल जाएगी। आगे बात करें दोस्त 7वें नंबर सवाल के बाद 8वें कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रम से 4 और 10 है तो इसकी माध्यिका क्या होगी। एक प्रायोगिक सिद्धांत आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला कि बहुलक बराबर जो होता है वह होता है दोस्त 3 माध्यिका -2 माध्य। जी हाँ, बस इस फॉर्मूले पे आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुलक हमें क्या दिया गया है, तो बहुलक हमें दिया गया है, आप देख पा रहे हैं 10 दिया गया है, माध्यिका नहीं पता है, x मान लेते हैं, और माध्य हमें पता है 4।
तो 2 गुणे 4 करेंगे 8 हो जाएगा, एक तरफ आएगा 18, 18 बराबर 3x, तो x का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले पे रख देना था, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाता। आगे बात करते हैं 8वें नंबर सवाल के बाद 9वें नंबर। 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 40 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। आपको पता है कि लॉ को मौसा पूरी विभाजित कर देता है। क्या 25 से वो कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये हमारा महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। क्या 80 से 40 पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा। 40 से 80 कट सकता है, 80 से 40 कैसे पूरा पूर्णतः विभाजित थोड़ी हो पाएगा, तो ये भी इसका मौसा नहीं हो सकता है। क्या 40 मौसा हो सकता है? हाँ, मौसा हो सकता है, क्योंकि 40 उसको पूरा काट दे रहा है। सवाल कह रहा था कौन सा नहीं हो सकता है, तो ए भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है। तो जब दो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक जा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्त 9वें नंबर सवाल के बाद 10वें नंबर की 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई को 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं। तो समान चाल से कार्य करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं समान खेत की कटाई कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अथवा लगा हुआ है, अथवा मतलब या आप कह सकते हैं, तथा मतलब आप और कह सकते हैं। एक में अथवा लगा हुआ, एक में तथा लगा हुआ है। तो एक बेहतर ट्रिक मैं बार बार आपको बताता हूं कि अथवा वाले या वाले को सबको गुणा कर दीजिए। 12, 18 और 14 तीनों को आपने गुणा कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसका पुरुष और इसकी महिला को गुणा करना है, इसकी महिला और इसकी पुरुष को गुणा करना है और उनको जोड़ देना है। तो 12 को अगर आप 16 से गुणा करेंगे, महिला को पुरुष से, तो 192 होगा, और इसकी महिला को इसके पुरुष से गुणा करेंगे तो 18 अठे 144 होगा। आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो भाई मेरे आपको मिल रहा है 336। अच्छा, इसको काटेंगे तो कटने वाला होगा 14 दूनी 28 और 14 चौका 56। 12 से कटा हमारा 2 और 2 से कटा हमारा 9। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वह कितना दिन लगेंगे कटाई करने में? 9 दिनों का समय लगेगा। तो इस सवाल का उत्तर हमारा एक करेक्ट हो चुका है। अगले सवाल पे आते हैं कि चाय की 3 किस्में 9, 5, 11 के अनुपात में मिश्रित की जाती है, जिनका प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य क्रमशः 500, 720 और 900 रुपया है। यानी इसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर 9 केजी अगर मान रहे हैं और 500 रुपए का हिसाब से खरीदा गया है, तो इसका मतलब है कि इस यहाँ पे खर्च 4500 लगा होगा। यहाँ पे खर्च आपका 7 गुणे 720, 5 गुणे 720, 3600 रुपया लगा होगा, और 11 किलो 900 रुपए के हिसाब से खरीदे होंगे तो 9900 रुपया लगा होगा। यानी आप कहेंगे सर आपका इतना टोटल खर्च लग चुका है। अच्छा, सवाल कह रहा है कि विक्रेता को 20% लाभ कमाना है, तो इतना खर्चा हुआ है, 20% का लाभ कमाना है तो 20% बढ़ाकर बेचना होगा, 120/100 में बेचना होगा। तो कह रहा है मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ये तो सारे का विक्रय मूल्य आ गया, कहता है 1 किलो का विक्रय मूल्य निकालना है। तो भाई यहाँ पे कितने केजी का ये विक्रय मूल्य आया? तो ये 9, 5, 14, 14, 11, 25 केजी का विक्रय मूल्य आया। तो 1 केजी का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जरा जोड़ लेते हैं। 9, 6, 15, 15, 5, 20 का 2, 2, 9, 11, 3, 14, 14, 4, 18। ये हमारा हो रहा है 18,000। यहाँ पे हम देख रहे हैं, रहने देते हैं 120/100 ही। यहाँ पे हम लिख देते हैं 25। अच्छा, अगर मैं 00 से 00 काटूं तो कट रहा है, सिंपल है। 5 से 5 हुआ, 5 से ये 36 हुआ, 5 से हमारा ये 24 हुआ। अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 24 छके 144, 14, 14 तिया 72 और 14 भाई 86, 864 रुपए इसका मिश्रित 1 केजी का मूल्य हो रहा है। यानी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होने वाला है? सी करेक्ट होने वाला है। और मैं बार बार कह रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप एक बार लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल के बाद 12 नंबर कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3, 4, 5 है। आपको पता है ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं, मतलब ये जो है एक समकोण त्रिभुज का भुजाएं है। उसकी परिधि 144 है। तो परिधि क्या होती है? भुजाओं का योगफल होता है। 3, 4, 7, 7, 5, 12। 12 रेशियो का मान अगर 144 है तो 1 रेशियो का मान 12 होगा। 1 रेशियो का मान 12 होगा तो एक भुजा 36 सेंटीमीटर होगी, एक भुजा 48 सेंटीमीटर होगी और एक भुजा हमारे पास 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा है कि
त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भाई समकोण त्रिभुज है, क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1/2 दो छोटी भुजाओं का गुणनफल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और लंब और आधार ही छोटी भुजाएं होती हैं। तो 1/2 36 गुणे 48। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 से 12 कट रहा है और ये हमारा उत्तर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, एक बार और चेक कर लूं। 7 5 12, रेशियो का मान 144, 1 का मान 12, 36 48। फॉर्मूले अगर लगा रहे हैं तो 12 8 96 और 9 12 चौका 48, 5 12 चौका 48, 9 576। इस सवाल का उत्तर भाई 576 सेंटीमीटर ही स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो रहा है। यहां तक हम बातें समझ चुके हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। एक तार को दो टुकड़े में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। कोई आपके पास तार है और इस तार का जो बड़ा टुकड़ा है हमने दो भाग में बांटा है, एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा। बड़ा टुकड़ा जो है 60% है। तो अगर मान लेते हैं कि तार अगर 100 सेंटीमीटर की है तो पहला जो बड़ा टुकड़ा होगा वह 60 सेंटीमीटर होगा, तो जाहिर सी बात है छोटा वाला टुकड़ा 40 सेंटीमीटर होगा। कह रहा बड़े टुकड़े की लंबाई छोटे टुकड़े की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 20 अधिक है 40 से गुणे 100, यानी आपका उत्तर सही क्या निकल कर आ रहा है 50%। इसका भी ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया हुआ है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी ई हो जाएगा। आगे बात करते हैं 14 लॉग का सवाल है। आप जानते हैं कि दो लॉग के बीच में प्लस होता है तो ये पहले गुणा के फॉर्मेट में रहे होंगे, यानी मैं इसको कह सकता हूं x - 1 इंटू x + 1 और हमें इधर दिया हुआ है log 1। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, यानी ये वाला वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं गुणा करूं तो a - b इंटू a + b, a² - b² हो जाएगा बराबर 1। x² का मान 2 हो रहा है। अच्छा, x का मान √2 भी हो सकता है और -√2 भी हो सकता है, लेकिन लॉग के बारे में हम जानते हैं कि ऋणात्मक के लिए परिभाषित नहीं है, यानी x का मान -√2 नहीं हो सकता है, x का मान केवल पॉजिटिव होगा। ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। यहां तक बात हमें समझ में आ रही है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देने के लिए देता हूं। 15 नंबर सवाल कह रहा है एक दुकानदार निम्नलिखित दो छूट योजनाएं प्रदान करता है, 10 और 15% की दो क्रमिक छूट, 5 खरीदे और 2 मुफ्त पाए। तो कह रहा है किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है। तो इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। बाकी आपको कैसा सेशन लगता है 15 मिनट्स का शो, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर देंगे। और हाँ, विस्तृत डिटेल डिस्कशन के लिए आप मेरे साथ इसी चैनल पे शाम 4 बजे जुड़ सकते हैं। भाई दीजिए विदा, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।